हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 84। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। तो आज का जो हमारा पैसेज है ना, इसको पढ़ लेते हैं। Dyslexia is a perceptual disorder often occurring in persons of normal और इवन अबव एवरेज इंटेलिजेंस। देखो, डिसलेक्सिया ना एक ये डिसऑर्डर है। कैसा? एक ये परसेप्चुअल डिसऑर्डर है और ये ना किसी भी नॉर्मल पर्सन को हो सकता है और साथ ही ये जो कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं ना, इंटेलिजेंट मतलब कि जो एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट है उनको भी हो सकता है। जैसे आपने अपने क्लास में देखा होगा, एक बच्चा नॉर्मल होता है, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो ये डिसलेक्सिया किसी को भी हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बेसिकली डिसलेक्सिया के बारे में पहले बता दूं। डिसलेक्सिया ना ये एक ना लर्निंग डिसऑर्डर होता है। मैं आप लिख के बता देती हूँ आपको। लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है। तो क्या होता है कि इस डिसऑर्डर में ना कोई भी जो बच्चा होता है या कोई भी जो इंसान है ना, उनको रीडिंग में, राइटिंग में या फिर स्पेलिंग्स वगैरह में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ठीक है। और ये किसी को मतलब किसी को भी हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, बड़ों को हो सकता है। ठीक है। द रीडर इज अनेबल टू परसीव करेक्टली वॉट इज ऑन अ पेज। और इसमें जो रीडर होता है ना, वो करेक्टली सही से पहचान नहीं पाता है कि पेज पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, आपने वो मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें जो ईशान होता है, हाँ, इसमें जो ईशान होता है उसको भी तो यही होता है, डिसलेक्सिया ही तो। क्योंकि क्या होता है, जब सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसको जो बोर्ड है उस पे, उसको बोर्ड पे ना कुछ जो वर्ड्स होते हैं, लिखे होते हैं, वो उसको अलग ही दिखते हैं। कई बार ऑपोजिट दिखते हैं, कई बार उसको मूव करते हुए दिखते हैं। तो इसी डिसऑर्डर का नाम होता है डिसलेक्सिया, जिसमें कि हमें दिक्कत हो जाती है रीडिंग करने में, क्योंकि हमें वर्ड्स ऐसे लगते हैं मूव कर रहे हैं, या राइटिंग करने में हम बोल रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह कर रहे हैं। तो ये सारे ही क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स डिसलेक्सिया के। ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत बड़ा कोई डिसीज नहीं है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। ये किसी को भी हो सकता है, बहुत बड़ा डिसीज नहीं है ये। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। लेटर्स एंड नंबर्स ऑफन अपीयर रिवर्स्ड। बी सीम्स टू बी डी, क्वाइट इज क्वाइट एंड फ्रॉम इज फॉर्म। इसमें होता क्या है बेसिकली इस बीमारी में, कि जो आपको जो लेटर्स और जो नंबर्स दिखेंगे ना, वो आपको अक्सर ना रिवर्स दिखेंगे, उल्टे दिखेंगे। उल्टे दिखेंगे का मतलब क्या है? जैसे आपने जैसे कि बी बनाया आपने, वो आपको ऐसा लगेगा डी है, या डी बनाए तो आपको लगेगा वो बी है। ठीक है। या फिर आप पी बनाते हैं, मैं और भी ज्यादा एग्जांपल्स देती हूँ, यहाँ पर तो एक ही एग्जांपल है, मैं पी की जगह बच्चे सोचेंगे। जैसे आपने छोटे बच्चों में देखा होगा ना, मैं इसको एक मिनट हटा के बताती हूँ आपको। आपने जैसे छोटे बच्चों में देखा होगा कि आप बोलोगे पी बनाने के लिए, वो क्यू बना देते हैं। डी बोलोगे तो वो डी बोलते हैं तो बी बना देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि बी कौन सा था, डी कौन सा था। आप कई बार उनको नंबर सिखाओगे ना, तो वो सिक्स की जगह नाइन बना देंगे, नाइन की जगह सिक्स बना देंगे। या कभी आप उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलेंगे ना, पहचानने के लिए, तो वो क्या करेंगे, समझ नहीं पाएंगे ये सिक्स था कि ये नाइन था, या नाइन है या ये सिक्स है ना। तो यही छोटे जो ये जो डिसीज है ना, इसको ही हम कहते हैं डिसलेक्सिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो इनमें जो बच्चों को ना बी डी की तरह लगता है, जो क्वाइट लिखा है वो क्वाइट की तरह लगता है, और जो फ्रॉम लिखा है वो फॉर्म की तरह लगता है। मतलब देखो, मैंने आपको ये बताया ना, छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक भी हो सकता है ये, है ना। द रीडर्स टेंस टू लीव आउट लेटर एंड और वर्ड्स और इंसर्ट वर्ड्स और लेटर दैट आर नॉट देयर। अब यहाँ पे जो रीडर होता है ना, जो पढ़ रहा होता है किसी भी लेटर को या वर्ड्स को, कुछ भी, तो क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ वर्ड्स नए जुड़ रहे हैं इसमें, या उनको ऐसा लगता है कुछ वर्ड्स हट गए, या फिर उनको ऐसा भी लगता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे आ गए जिनका कि एग्जिस्ट ही नहीं था, या फिर ये वर्ड्स तो थे ही नहीं इसमें, वो कैसे इंक्लूड हो गए। जैसे कि आप एक बार ये मूवी देखेंगे ना तारे जमीन पर, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स में बी कंफ्यूज। और ये जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, वो वोवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड में कई क्या होते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोवल कौन सा था और कॉन्सोनेंट कौन सा था, या ये वोवल था या कॉन्सोनेंट, कुछ इस तरह से वो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। Many dyslexics are left-handed or able to write with either hand. They often confuse left and right. और
एक मिनट, हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो डिसलेक्सिक्स लोग होते हैं ना, वो कई बार क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होते हैं, कई बार वो दोनों हाथों से भी लिख लेते हैं, है ना? और दे ऑफन कंफ्यूज लेफ्ट हैंड, और समटाइम्स ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा लेफ्ट वाला हैंड कौन सा है, राइट वाला हैंड कौन सा है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना जो इसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते, तो यही क्या हो जाता है, ये डिसलेक्सिया, ठीक है। लर्निंग टू स्पीक may also be delayed beyond infancy. The condition seems to be inherited. अब क्या होता है, इन बच्चों में कुछ और भी सिम्टम्स देखे गए, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंसी का मतलब होता है छोटे बच्चे। जैसे जो छोटे बच्चे हैं ना, वो देखा जाए ना, जिस स्टेज पर वो बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो जो डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा डिले करके, यानी कि थोड़ा लेट वो बोलना सीखते हैं। आपने आसपास अपने बच्चों को, अपने आसपास बच्चों को देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या जल्दी चलना सीख जाते हैं, जल्दी बोलना सीख जाते हैं, मतलब एक टाइम पीरियड पे सब कुछ करना सीख जाते हैं। बट उनमें से ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी बोल भी नहीं पाते हैं, जल्दी चल भी नहीं पाते, मतलब हर काम में वो डिले कर रहे होते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है डिसलेक्सिया का, ठीक है। द कंडीशन सीम्स टू बी इनहेरिटेड। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं उनको इनहेरिटेड यानी विरासत में मिली है, अपनी फैमिली से मिली है, कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, तो ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, इस एग्जाम्पल को देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखो, ये एक बच्चा है, इसको ये बी डी की तरह लग रहा है, पी इसको ये क्यू की तरह लग रहा है। ये खुद कंफ्यूज हो रहा है कि ये बी बताया था टीचर ने या डी बताया था, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देखो, डिसलेक्सिया। ये देखो एग्जाम्पल, मैंने क्या बताया था डिसलेक्सिया आपको, ये एक मेंटली डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी बॉडी में ऐसी कोई खराबी नहीं होती है, बस हम मेंटली क्या हो जाते हैं, हम सही चीज़ों को समझ नहीं पाते, और हर चीज़ में हम टाइम लगाते हैं, तो ये क्या है, मेंटली डिसऑर्डर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, इट में परसिस्ट इनटू एडल्टहुड। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो आपको ये डिसलेक्सिया है, ये बड़े तक भी रहे। मैंने आपको वैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो डिसलेक्सिया है ना, छोटे बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, हालांकि छोटे बच्चों में ही ज़्यादा होता है, ठीक है। However, with early recognition and specialized approaches to teaching, हाँ, टू टीचिंग रीडिंग, मोस्ट डिसलेक्सिस कैन लर्न टू रीड। अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि एक, हाँ देखो, क्या होता है कि जैसे कि हमने अर्ली रिकॉग्निशन कर लिया, जैसे कि हमने पहले से ही पहचान पहचान कर लिया कि इस बच्चे को डिसलेक्सिया है, ठीक है, और हम उसको उस पर ज़्यादा फोकस करें, उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें, तो ऐसा हो सकता है हम उसको टीचिंग से, उनको रीडिंग से हम उसको अच्छा अच्छा हम उसको दे पाए, वो अच्छे से वो पढ़ना सीख सकता है एक इंसान। क्योंकि देखो, डिसलेक्सिक का मतलब होता है या तो वो बच्चा जो है ना, जो एवरेज बच्चे से बहुत कम है या एवरेज बच्चे से ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है। इसमें कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे हम पहले से ही जान लेते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है वो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है, और हमने उसकी अर्ली अर्ली रिकॉग्निशन यानी कि पहले से जान लिया कि इसको डिसलेक्सिया है, तो हम उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देकर, स्पेशलाइज्ड अप्रोचेस देकर हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को पढ़ना लिखना अच्छे से सिखा सकते हैं, ताकि वो भी एक एवरेज बच्चे तक आ सके, ठीक है। मोस्ट डिसलेक्सिक कैन लर्न टू रीड। हाँ, जो मतलब ऐसा करने से बहुत सारे जो बच्चे वो सीख सकते हैं। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लेटेंट डिसलेक्सिया में बी एग्रेवेटेड बाय द वे रीडिंग इज टॉट। देखो यहाँ पे ना कुछ रिसर्चर्स हैं, उन रिसर्चर्स का मानना है कि ना जिस तरह से बच्चों को ऐसे पढ़ना सिखाया जाता है ना, जैसे जिन बच्चों को डिसलेक्सिया है, जो वेल वेल डेवलप्ड डिसलेक्सिया है, तो उन बच्चों को अगर हम ज़्यादा फोर्स आउट करते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि वो एग्रीवेटेड हो जाए। एग्रीवेटेड मतलब कि थोड़ा सा गुस्से में आ जाए, एनॉय हो जाए, है ना। क्योंकि क्या होता है, ये जो एवरेज बच्चे हैं ना, उनसे थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं या थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी कमज़ोर की बात हो रही, तो क्या होता है कि हम उसको, जो से हम और नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, वैसा ही हम पढ़ाएंगे, तो हो सकता है उसको गुस्सा आ जाए। उन पर थोड़ा सा हम ज़्यादा ध्यान दें, तो वो चीज़ों को सीख लेंगे, ठीक है। द मॉडर्न whole word or look and say method seems to be more of a hindrance to learning for dyslexic than it is for ordinary people। अब देखो क्या होता है, जैसे क्लास में जो टीचर्स होती है, वो एक होल वर्ड कहती है, जैसे कि वो कहती है लुक एंड से, वो कहती है बच्चों यहाँ देखो, ऐसा कहो, ये करो, वैसे करो। तो क्या होता है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, वो, और जैसे ऑर्डिनरी पीपल यानी कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो इजिली सीख जाते हैं कि टीचर ने ऐसा बोला, हमको ऐसा करना है। बट जो डिसलेक्सिक डिसलेक्सिक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उनके लिए ना एक तरह से ये
ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ देखो, इसको लिखो, ये ऐसे बनेगा, वो वैसे बनेगा, उनके लिए एक हिंड्रेंस बन जाता है, एक बाधा बन जाती है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी बच्चों से ना थोड़ा सा कम सीख पा रहे हैं। इनका जो मेंटली जो डिसऑर्डर है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जल्दी से चीज़ों को कैच नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आपने अपने क्लास में देखा होगा, आपकी क्लास में कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा रहा होगा जो सारे बच्चों से बिल्कुल अलग होगा, ज़्यादा बोलेगा नहीं, अपने अपने में रहेगा, चुप चुप रहेगा, और उसको चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो पूछेगा भी नहीं, वो सोचेगा चलो जैसा चल रहा है चल रहा है, वो शर्माएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिसलेक्सिया के ही लक्षण है, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो जैसे कि इसमें आप ये भी तो ले सकते हैं ना कि जैसे टीचर से डाउट वगैरह पूछना, ये सारे तो डिसलेक्सिया के ही एग्जांपल हो जाएंगे। मतलब वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा अलग दिखेगा, है ना। The phonetic method of teaching students to learn letters and sound them out appear to achieve better reading results. क्या होता है, जिसे नॉर्मली हम बच्चों को क्या करते हैं, उन स्टूडेंट्स को ऐसे टीच करके उनको एक फोनेटिक मेथड्स के थ्रू, फोनेटिक मेथड्स मतलब कि उनको बोलकर प्रैक्टिस करवाना। तो हम बोलकर प्रैक्टिस करवा के हम उनको लेटर्स वगैरह, साउंड वगैरह, लेटर्स मतलब वही ABCD वगैरह, और ये सब हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से वो अचीव कर लेगा, लर्न कर लेगा, उसको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर मैं यही सेम बात डिसलेक्सिया के बच्चों की बात करूँ ना, तो उनके लिए क्या हो जाता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फ़ोन की, हमें बोलना क्या है, लिखना क्या है, कैसे करना है। कुछ बच्चे रहते हैं ना कंफ्यूज से कि मैम ये बता दो। और जैसे मैं आपको एग्जांपल में एक और बताऊं, कुछ बच्चे होते हैं अपना सारा काम को टाइम पे करके अपना बैग पैक करके निकल लेते हैं, या अपना काम में ध्यान देते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उसी में लगे रहते हैं, वो अपने काम को ही नहीं करते और कंफ्यूज रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है। कुछ बच्चे अपना होमवर्क नहीं कर पाते क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि कैसे करूँ, क्या बनाऊँ। ये सारे ही हाँ, आपकी एग्जाम्पल है डिसलेक्सिया के, ठीक है। The problem of words that can be sounded out such as rough, laugh through is not solved by phonetics. अब जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसको कि हम फोनेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि रफ, लाफ, थ्रू। अब देखो, जो नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या करेगा, इसको पढ़ लेगा, याद कर लेगा, है ना। बट जो डिसलेक्सिया बच्चा होगा ना, वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे रफ पढ़ा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे रफ पढ़ा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लाफ पढ़ा जा रहा है। मैं हिंदी में लिख के बता रही हूँ ताकि, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, यहाँ पे थ्रू पढ़ा जा रहा है। तो जो डिसलेक्सिया का बच्चा होगा वो सोचेगा कि यहाँ पे GH है, तो हमने यहाँ पे फा का साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी GH है तो फा का साउंड आ रहा है। बट यहाँ पे भी तो GH है, फिर यहाँ पे बस थ्रू क्यों आ रहा है, GH का साउंड कहाँ गया। तो डिसलेक्सिया बच्चे ना कुछ ऐसा सोचते हैं, वो हर चीज को लेकर ये ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है, इस तरह से, है ना। तो अब समझ में आया कि जो डिसलेक्सिया बच्चा है वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाएगा, और उसको वो सही से वो क्या कर पाए, वो उच्चारण भी नहीं कर पाएगा कि इसको ऐसा क्यों प्रोनाउंस किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दीज वर्ड्स मस्ट सिंपली बी मेमोराइज। हाँ देखो, जो नॉर्मल बच्चे होंगे ना, वो नॉर्मली ना इन वर्ड्स को ना याद कर लेंगे, जैसे भी करके वो क्या करेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टीचर ने बोला है। बट जो डिसलेक्सिया वाला है वो सोचेगा मैं कैसे पढ़ूँ, ये कैसे होगा, इस तरह से। However, for children with dyslexia, the problem can be compounded by the failure of parents or teachers to recognize the condition. हालांकि अब देखो, ये जो डिसलेक्सिया से जो ग्रस्त बच्चे हैं ना, जिनको भी डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे हैं ना, उनके लिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि पेरेंट हो या फिर टीचर हो, जैसे पेरेंट या टीचर के द्वारा, जैसे क्या होता है, अगर वो इसको पहचान लेते हैं ना, इनकी कंडीशन को, कि हाँ मेरे बच्चे को डिसलेक्सिया है, तो अच्छी बात है। पर अगर वो इस कंडीशन को नहीं पहचान पा रहे कि मेरे बच्चे को डिसलेक्सिया हो गया है, इस कंडीशन को पहचानने में फेल हो गए हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में उस बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कैन बी कंपाउंडेड बाय फेलर, क्या है, वो फेल हो सकते हैं। फेल होना मतलब वो क्लास में फेल नहीं होना, वो चीज़ों को सॉल्व करने में फेल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें उन पे ना टीचर ने ध्यान दिया, ना पेरेंट्स ने ध्यान दिया। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कभी भी इन फ्यूचर में आपके आसपास बच्चे हैं, आपकी शादी होती है, इन सब चीज़ों से, है ना। दिस कैन इजिली, हाँ एक मिनट, ये क्या हो गया, दिस कैन, हाँ, दिस कैन इजिली लीड टू इमोशनल प्रॉब्लम्स फॉर डिसलेक्सिक चिल्ड्रन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर फेलर टू कीप अप विद देयर क्लासमेट। और इस प्रॉब्लम की देखो, ये जो अगर इनको प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स, सॉरी, पेरेंट्स और टीचर्स नहीं समझते, तो ऐसा हो सकता है कि इसका लिए एक इमोशनल प्रॉब्लम बन जाए उस बच्चे के लिए। और इससे ये भी हो सकता है कि वो अपने क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ ना अपने जो रिलेशंस है,
अपने जो मतलब फ्रेंडशिप वगैरह उसको सही से अंडरस्टैंड ना कर पाए, इस चीज़ को करने में वो फेल हो जाए। यानी कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो क्लास में होते हैं, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो अपने में रहते हैं। तो सेम इसी की बात है कि हो सकता है कि डिसलेक्सिया की वजह से वो अपने बच्चों को अ, अपने आप में घुल मिल नहीं पा रहे हैं, किसी से अपनी बात नहीं रख पा रहे, ये सारे ठीक है। देखो पैसेज ना हमारा खत्म हो गया है, और मैं आपको बता दूं कि आज का जो पैसेज था ना बहुत अच्छा था, और हमने देखा जाए ना तो बहुत कुछ चीजें सीखी है आज। और अब देखो ना, अगर आप सही मायने में देखो तो ये आपके आज के लिए सिर्फ ये एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं था, ये आपके लिए एक लर्निंग लेसन था, ताकि आप कल को ध्यान दे पाए। प्रेजेंट में भी कहीं पे ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप ध्यान दे पाए, उस बच्चे को सुधार पाए, या उस बच्चे पे एक स्पेशलाइज्ड फोकस डाल पाए कि इस बच्चे को डिसलेक्सिया है, ठीक है। और नॉर्मल है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में बता दूं कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, उनको भी डिसलेक्सिया था, ठीक है। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ जाते थे, है ना। तो अच्छा पैसेज था आज का। आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर के साइड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया often occurring in persons of normal or even above average intelligence is। जो डिसलेक्सिया है ना वो एक नॉर्मल पर्सन को भी हो सकता है, और साथ में ना एक वो जो इंटेलिजेंट पर्सन है उसको भी हो सकता है। किस तरह का डिसऑर्डर है? कंसेप्चुअल डिसऑर्डर है? नहीं, हमारे पैसेज में ऐसा वर्ड नहीं है। पैथोलॉजिकल है? नहीं। परसेप्टिव है? नहीं। परसेप्चुअल डिसऑर्डर है। हमारे पैसेज का पहला ही लाइन था, मैं तब भी आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये जो डिसलेक्सिया है ये है एक परसेप्चुअल डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा, इन डिसलेक्सिया लेटर्स एंड फिगर्स ऑफन अपीयर। जो जिनको भी डिसलेक्सिया होता है उनको लेटर्स और फिगर्स कैसे दिखाई देते हैं? इन्वर्टेड दिखाई देते हैं? नहीं जी। ब्लड दिखाई देते हैं? नहीं। रिवर्स दिखाई देते हैं? हाँ। उल्टे दिखाई देते हैं ना, बी बी उनको डी की तरह लगता है, पी उनको क्यू की तरह लगता है, 9 6 की तरह लगता है, 6 9 की तरह लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये जो रिवर्स्ड है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया आर ऑफन। जो भी लोग डिसलेक्सिया से पीड़ित है वो कैसे होते हैं? राइट हैंडेड होते हैं, फार साइटेड होते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं, ओनली लेफ्ट हैंडेड होते हैं। देखो अब यहाँ पे दो, हमने पैसेज में क्या पढ़ा है कि वो राइट हैंडेड भी हो सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं। तो हम डी और ए तो एक साथ नहीं लगा सकते, यानी हमको ये गलत ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ए आंसर लगाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा लेफ्ट की भी तो बात हुई थी हमारे पैसेज में, लेफ्ट लगाए तो हमें ऐसा लगेगा राइट की भी तो बात हुई, तो इन दोनों को ही काट देंगे, ठीक है। हमें ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका आना चाहिए। हमने दोनों को काट दिया, अब बचते हैं दो। फार साइटेड मतलब वो बहुत दूर का सोच पाते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि वो दोनों हाथों से लिख लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फार साइडेड वो सोच ही नहीं पाते दूर का। एम्बीडेक्स्ट्रस हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, आपने इस पैसेज में ना ये एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस, पहले मैं यहाँ लिख दूँ। हाँ देखो, एम्बीडेक्स्ट्रस ना ये एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मैं आपको जितने भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज करवाती हूँ वो सारे आपके एसएससी एग्जाम के बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो आपके वन वर्ड के लिए भी ये वर्ड बहुत जरूरी है, एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका मतलब होता है जो इक्वली दोनों हाथों से काम कर पाए, चाहे लिखने का हो या कोई भी काम हो वो दोनों हाथों से कर पा रहा है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, क्योंकि जो डिसलेक्सिया वाला पर्सन होता है वो लेफ्ट से भी लिख सकता है, राइट से भी लिख सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है वो दोनों से भी लिख सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, और एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आप इसको अभी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डिसलेक्सिया में बी नोटिस ड्यूरिंग इन्फेंसी। डिसलेक्सिया को क्या हम सिर्फ इन्फेंसी यानी कि जब हम वो जो बच्चा है उसी टाइम नोटिस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पैसेज में ये बताया गया था कि बड़े होने तक भी डिसलेक्सिया हो सकता है। लास्ट टिल चाइल्डहुड, तो दोनों तो सेम ही बात हो रही है ना यहाँ पे। परसिस्ट इनटू एडल्टहुड, एंड व्हेन वन गोज टू स्कूल। नहीं, क्या कोई स्कूल जाएगा तो उसका जो डिसलेक्सिया खत्म हो जाएगा? नहीं, हमारे पैसेज में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि ये हमारे एडल्टहुड यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब तक ये बनी रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलर ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। देखो जो ये प्रॉब्लम है ना डिसलेक्सिया की बच्चों में, तो क्या होता है, इससे क्या होता है, ये जो बच्चे हैं ना अपनी चीज़ों में फेल हो सकते हैं अगर पेरेंट्स और टीचर क्या करें, अगर उनकी
पेरेंट्स और टीचर क्या करेंगे, क्या नहीं करते हैं कि उससे फेल हो सकते हैं। तो देखो, मैं प्रोवाइड ट्रीटमेंट नहीं, कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। रिकॉग्नाइज द कंडीशन, ऑप्शन नंबर ना बी ही करेक्ट होगा। कि अगर जो पेरेंट्स या फिर टीचर अपने बच्चे की कंडीशन को नहीं पहचानते हैं कि उनको डिसलेक्सिया है, तो वो बच्चा क्या अपनी चीज़ों में असमर्थ हो सकता है ना। इसलिए रिकॉग्नाइज द कंडीशन, ये हमारा वर्ड करेक्ट होगा। वर्ड नहीं, ये बी ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, 5 क्वेश्चन हो गए। आ जाते हैं वोकेबलरी की साइड, सबसे इंपॉर्टेंट साइड होती है हमारा ये। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मैं बता चुकी हूँ, जिसमें कि मेंटली डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि हमें रीडिंग में, राइटिंग में और स्पेलिंग्स वगैरह में दिक्कत होती है, ठीक है। परसेप्शुअल मतलब हम कह सकते हैं किसी चीज़ की अवेयरनेस होना, है ना। समथिंग थ्रू द सेंस, किसी चीज़ की एबिलिटी को हम पहचान पा रहे हैं, अवेयर ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज़ की हम जान पा रहे हैं। इनफेंसी मतलब जो हम छोटे बच्चे होते हैं ना, जब हम बेबी होते हैं या कोई भी, तो उसको हम कहते हैं इन्फेंसी, यानी कि शिशु अवस्था का टाइप। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है जो भी हमें चीज़ें विरासत में मिली है। विरासत में हमें मनी मिल सकता है, पर प्रॉपर्टी मिल सकती है, या कुछ भी मिल सकता है विरासत में। अब जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को विरासत में ये चीज़ें मिलती है कि हमारे जैसे पैसेज में बताया गया ना कि कुछ लोग देरी से सीखते हैं, क्या पता ये उनको ही इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में मिली हो, है ना। तो इनहेरिटेड कोई भी चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडल्टहुड। एडल्टहुड वही जब हम बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है एक्टिव और वेल डेवलप्ड, ठीक है। एग्रेवेटेड यानी कि किसी को भी एंग्री कर देना, उसको गुस्सा दिलाना, एनॉय करना। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब किसी भी काम में बाधा डालना, डिफिकल्टीज डालना, उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज बना देना, ठीक है। पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल का मतलब होता है कनेक्टेड टू डिसीज और इलनेस, किसी भी रोग से संबंधित, किसी भी इलनेस से संबंधित, ठीक है। तो देखो, हमारा आज का पैसेज खत्म है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।